सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय नव संकल्प बनेगा विकल्प। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि हम बड़े विलंब के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का नव संकल्प शिविर था वो तो 13 से 15 मई तक था और आज तारीख 18 मई है, तो 3 दिन बाद क्या हम जागे हैं। पर सच ये नहीं है। शिविर भले ही 13 से 15 मई तक था, उस दौरान जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे लेकर भी हम आपसे लगातार बात किए थे, लेकिन आज हम बात विशेष तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नव संकल्प शिविर में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक की। तमाम राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक में यह तय किया गया कि जो कुछ वहां तय किया गया था अब उसे क्रियान्वित कैसे करना है, कैसे उन फैसलों को जमीन पर उतारना है। वो फैसले जिसके तहत कांग्रेस को उम्मीद है कि वह अपना खोया हुआ गौरव वापस हासिल कर सकेगी। कौन सा गौरव? वो गौरव जिसके तहत देश के तमाम राज्यों में उसकी सरकार हुआ करती थी, देश में उसकी हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है। हारी नहीं है, बुरी तरीके से हार चुकी है। कांग्रेस जो पूरे देश के तमाम राज्यों में राज किया करती थी, आज महज 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ सिमट गई है। तो ऐसे हालात के बीच में कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल हैं, कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, और उन चिंताओं के बीच में 3 दिन तक बैठकर कांग्रेस ने कोशिश की है कि वह आने वाले समय में कुछ ऐसा करे जिसके चलते उसके कार्यकर्ताओं का, उसके नेताओं का और उनके चलते जनता का भरोसा वापस कांग्रेस के संदर्भ में कायम हो सके। क्या ये हो सकेगा? फैसले क्या लिए गए हैं? फैसले के अंतर्गत पार्टी ने तय किया है कि वह भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। भारत जोड़ो यात्रा की उसे जरूरत है या पार्टी को जोड़े रखने की जरूरत है? यह सवाल लोगों के जहन में सहजता से आ जाता है। सहजता से इसलिए आ जाता है कि जिस समय पर आप बैठकर विचार कर रहे हैं कि हम कैसे सबको साथ लेकर आगे चलें, जब ये बात पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कह रही है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है, उस समय पर लंबे समय तक पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ कर्ज चुका देते हैं अपना इस्तीफा भेजकर। एंड उस मौके पर जब पूरे देश की निगाहें कांग्रेस के साथ नई उम्मीदों के साथ जुड़ रही थी, तब कांग्रेस के पुराने दिग्गज राजनीतिज्ञ कोशिश कर रहे थे उन कोशिशों के बीच में नींबू निचोड़ देने की। वो सिलसिला अभी तक जारी है। पार्टी ने फैसला लिया, ये बताया गया कि हम एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत पर अमल करेंगे, पर साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर 5 साल तक आप काम कर लेंगे तो आप टिकट के अधिकारी होंगे। तो कांग्रेस में अधिकांश जो परिवार फल फूल रहे हैं उन सब में तो 12, 15, 18 साल की उम्र में ही उनकी सक्रियता पार्टी के साथ दिखा दी जाती है। तो ऐसे में एक परिवार एक टिकट केवल एक हास्यास्पद कल्पना बनकर तो नहीं रह जाएगा। संगठन के स्तर पर फैसले हैं कि 50% पद 50 साल की कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे। क्या ये क्रियान्वित होने से बात बन जाएगी? विचार के स्तर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है उसके संदर्भ में क्या कांग्रेस कोई दिशा दे पाने में सफल हो पाई इस शिविर से? जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। उस सवाल के संदर्भ में क्या ये नव संकल्प शिविर स्पष्ट संदेश दे पाने में कामयाब रहा? क्या गांधी परिवार ही विकल्प है या गांधी परिवार से इतर विकल्प लोग समझ पाए, महसूस कर पाए? ये सवाल है। तो ऐसे कई सवाल हमारे जहन में, इसी को लेकर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हें आपके साथ परिचय के स्वरूप में लेकर आए और इस अहम मसले पर कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम कर धृत कंपित शोभित दंडम तदपि न च मुत्याशा पिंडमम। अंग गल गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, कांपते हाथों में डंडा लिया हुआ है, फिर भी आशा मनुष्य का पिंड नहीं छोड़ती। शंकराचार्य ने जो ये बात कही थी, ये व्यक्ति की दुरावस्था और उसके बाद भी लालसा के संदर्भ में थी। पर क्या यही बात कांग्रेस के संदर्भ में फलीभूत नहीं होती? कांग्रेस जिस प्रकार की बदहाल स्थितियों में है, क्या उसने वाकई अपने उन कारणों का विवेचन ईमानदारी से किया कि हम इस हालत में क्यों हैं, और क्या उसने इससे उबरने की भी वाकई कोशिश की है? ये बात हमारे जहन में रहे, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। और इन सबके बीच में निष्पक्ष और बेबाक राय देने के लिए हम सबके बेहद सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उस संकल्प शिविर में जो कुछ सोनिया गांधी जी ने कहा,
राहुल गांधी जी ने कहा, उसे के मुख्य हिस्से को सुन लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के साथ। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा सोनिया जी ने, क्या कुछ कहा राहुल जी ने। So, my friends and colleagues, let me wish you all the very best. We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our Nav Sankalp. Thank you. बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। रीजनल पार्टीज कोई किसी जात की है, वो सब की नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर सोनिया जी ने कहा वी विल ओवरकम, पर कैसे, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कई फैसले हैं, क्या ये फैसले जनता को तो छोड़िए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला पाने में कामयाब हैं? ये सवाल जहन में है। उत्तर किससे लें? तो उसके लिए सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी से ही पूछते हैं, विफलताओं की एक लंबी श्रृंखला के बाद नव संकल्प शिविर के साथ उम्मीदें जगाने की कोशिश वाकई जाग गई, या आप लोग अभी भी उसी अधर में हैं जिस अधर में लंबे समय से चले आ रहे हैं? हिमांशु भाई, देखिए, सच बात यह है जी कि चुनाव की हार और चुनाव की जीत अपनी जगह पर है, और संकल्प की प्रतिबद्धता और विजन की क्लियरिटी, ये दोनों चीजें अपनी जगह पर हैं। हम चुनाव हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चुनाव जीते भी हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और जब हम अंग्रेजों को हराने के लिए चले थे तो 2-4 साल में नहीं हरा पाए थे, समय लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनको अंग्रेजों जितना समय लगेगा, ये मेरा कतई मानना नहीं। हम आपको बहुत साफ सी बता दें कि हमारे पास कभी भी विजन की क्लियरिटी ऐसा नहीं था कि नहीं थी, हमेशा से थी। आज चिंतन हुआ है, कुछ जो कमियां थी उन कमियों के ऊपर चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, खुल के चर्चा हुई। उसमें से कुछ चीजें आपके सामने आ गई हैं, कुछ चीजें क्रियान्वयन के लिए हैं। चाहे वो हमारी भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे वो आधारगत जो है 50 साल से ऊपर के लोगों को और 50 साल से नीचे के लोगों के बीच में समन्वय की बात हो, और चाहे वो संगठन में एक पद और चुनाव की बात हो, चुनाव लड़ने को लेकर के बात हो, और चाहे वो पारिवारिक मूल्यों की बात हो। सारे जगहों पर हम बिल्कुल थॉट प्रोसेस की क्लियरिटी में थे। एक बात आप और पूछते हैं हमसे कि गांधी परिवार के नाम कांग्रेस का नेतृत्व तो कौन करेगा, तो हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कांग्रेस से आयातित 3-3 लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा कांग्रेस ही करेगा। यहां पर हम इस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कराने वाले कि आयातित लोगों को मुख्यमंत्री बना दें, चाहे वो क्या नाम असम की बात हो, चाहे वो क्या नाम बीरेन्द्र सिंह की बात हो, चाहे वो माणिक साहा की बात हो, और आगे आने वाले समय में भी आपको और भी लोग दिखाई देंगे। तो हम लोग अपना नेतृत्व कांग्रेसियों को देना जानते हैं, करना जानते हैं। तो हमारे यहाँ थॉट की क्लियरिटी बहुत है। हाँ, एक संकल्प लेना था पूरे देश के लिए कि आज साहब हम जो हमारा कार्यकर्ता हमसे बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चुनावी हारों से हताश है, निराश है, तो उसको लेकर के सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तो हम उसके लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे महंगाई पर विफलता हो, चाहे अर्थव्यवस्था पर विफलता हो, चाहे बेरोजगारी पर विफलता हो, और चाहे सीमा विवाद पर विफलता हो, इन सारी चीजों को लेकर के जो आम जनता के मन में भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है,
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्य मुद्दे को हटा करके मंदिर, मस्जिद, अजान और उस पर जोड़ रहे हैं, इन सारी चीजों में जनता हमारे पक्ष में खड़ी होगी, जनता हमें सेवा का अवसर देगी और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ हम लोग डटकर खड़े होंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे। मेरे दो सवाल आपसे हैं सुरेंद्र जी। इतना बढ़िया तरीके से आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने तो यूं तो बहुत कुछ बोला था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ही हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाए, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर सीधे तौर पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल भाजपा को नहीं हरा सकते। आपसे जानना ये चाहता हूं, आप बोल रहे विचारों में तो हमें हमेशा स्पष्टता रही है, थॉट हमारे पास हमेशा स्पष्ट रहा है। समझने की जरूरत यह थी कि बात यह कहनी चाहिए थी कि जब क्षेत्रीय दल भाजपा को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हरा सकते। आप उल्टी बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल भाजपा को नहीं हरा सकते। डीएमके तो हरा लेता है, जगन रेड्डी की पार्टी तो हरा लेती है, ममता बनर्जी तो धूल चटा देती है, और आप इसके बाद आपके माननीय नेताजी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल भाजपा को नहीं हरा सकते। आपको क्षेत्रीय दल से सीखने की जरूरत है या क्षेत्रीय दलों को खारिज करने की जरूरत है? यह सवाल सीधे तौर पर जहन में आता है। एक दूसरा, आपने कहा विचारों के स्तर पर तो कोई भ्रम हमें है ही नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व तो कांग्रेस ही करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि पिछले 3 साल से माननीय सुरेंद्र राजपूत जी समेत लाखों कार्यकर्ता नेता राहुल गांधी जी से आग्रह कर रहे हैं कि साहब आप पार्टी का नेतृत्व करिए। राहुल गांधी जी तैयार नहीं हो रहे। आपसे ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है सुरेंद्र राजपूत जी, आप देश की जनता को राजी करना चाहते हैं, राहुल जी भी देश की जनता को कांग्रेस के संदर्भ में राजी करना चाहते हैं। आप लोगों से अपना नेता तो राजी होता नहीं। नेताजी ने कहा कि आप मेरे अलावा किसी को ढूंढिए, तो नेताजी से आप लोग राजी होते नहीं। आपसे अपने घर में तो राजी हुआ नहीं जा रहा है और जनता के स्तर पर राजी करने की कोशिश है। तो ये 2 सवाल मेरे आपसे हैं, रीजनल पार्टी के संदर्भ में और नेतृत्व के संदर्भ में, अपने नेता को राजी करने के संदर्भ में या अपने कार्यकर्ताओं को राजी करने के संदर्भ में, दोनों पर आपकी टिप्पणी। दो चीजें बड़ी साफ साफ है। पहली बात, मैं राहुल गांधी जी और अपने नेतृत्व के संदर्भ में कह दूं, और उसके बाद भी ब्रजमोहन भाई जैसा हमारा वरिष्ठ आदमी बैठे हुए हैं, इनके साथ मिलकर के मैं आपको क्षेत्रीय राजनीति में जो गलतफहमी आप लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या पानी में लाठी मारने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी मैं बता दूं आपसे, पानी में लाठी पड़ेगी नहीं। ये जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व नेता, या तो पहली चीज तो हमारा अध्यक्ष पद खाली नहीं है। नंबर 1, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं। पिछले 2 सालों में अनप्रेसिडेंटेड स्थिति हुई, हम चुनाव नहीं करा पाए कोरोना काल के कारण। हमारे चुनाव शेड्यूल्ड है, सितंबर में आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा और जैसा कि हमने कहा कांग्रेसी अध्यक्ष मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सीमेंटिंग फोर्स गांधी परिवार है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। और वो सीमेंटिंग फोर्स उस तरीके से है कि उसकी शहादतें हैं, उसका नेतृत्व है, उसके नेतृत्व के गुण हैं। और हम अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन गांधी परिवार हमारे मूल में था, मूल में है और मूल में रहेगा, नेता के तौर पर भी, अभिभावक के तौर पर भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अध्यक्ष कोई भी बने। हाँ, 2019 के चुनाव में हम लोग बुरी तरीके से पराजित हुए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया जी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद हमने मनाने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है उन्हें मान जाना चाहिए था, कुछ लोगों का मानना है क्योंकि मतांतर, स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टी में मतांतर होते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि वहां पर एक मोदी जी ने जो कुछ कह दिया वो सारी चीजें हो गई। वंश बेल तो भारतीय जनता पार्टी में नागपुर के अलावा आज तक अगर इन्होंने किसी को अध्यक्ष बनाया हो नागपुर परिवार के अलावा तो हमें बता दें। नागपुर परिवार के दिशा निर्देश के अलावा इन्होंने एक पत्ता हिलाया हो तो आज हमें आप बता दें। हमने तो न्यूक्लियर डील से लेकर के राइट टू फूड और राइट टू एजुकेशन, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो हमने एनएसी के कारण की, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के कारण, जिसमें गांधी परिवार और क्या कांग्रेस पार्टी या लैंड एक्विजिशन बिल की मैं आपको बात बताऊं, हमारे तमाम कांग्रेसी मित्र जो थे नाराज थे और हमारी पार्टी के लोग नाराज थे। लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए, मनरेगा लेकर के आए। तो यहां पर पार्टी का नेतृत्व कोई भी करे, कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है जी। एक बात। अब आप आ जाइए रीजनल पार्टीज पर। रीजनल पार्टीज में श्री राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत था
कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस चूंकि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, अचानक से जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है। बाकी एनसीपी है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, हमारा पूरा सम्मान है जी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में हमारी आरजेडी हमारी साथी है, बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा है, उड़ीसा में पटनायक साहब हैं, या डीएमके तमिलनाडु में है, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो डीएमके उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए नहीं आती। सुरेंद्र जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको बीच में रोकूंगा और अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि पीसीआर एक बार राहुल गांधी जी का क्षेत्रीय पार्टियों के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य को विशेष तौर पर सुरेंद्र राजपूत जी के लिए सुनवाए। जिसमें सुरेंद्र राजपूत जी हमें ये बता रहे हैं हमारा तो क्षेत्रीय दलों के प्रति बड़ा सम्मान है, और माननीय राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं इन क्षेत्रीय पार्टियों के पास तो कोई विचार ही नहीं है, और साथ ही वो तो जाति के आधार पर पार्टी है। तो कुल मिलाकर आपकी बात में और आपके सम्मान्य नेता की बात में विरोधाभास है। लेकिन मैं फिर आऊंगा आपके पास सुरेंद्र जी, मैं इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं। मेरे साथ में हितेश वाजपेयी जी हैं। हितेश जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिससे कांग्रेस बहुत नाराज है और सोनिया गांधी नाराज है, पर उससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा नाराज राहुल गांधी है। उन्हें लगता है कि इस देश को तबाह करने के लिए आप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो बन सक रहा है वो आप लोग कर रहे हैं, और इसके खिलाफ वो ना तो डरते हैं और ना ही लड़ाई लड़ने से पीछे हटते हैं। आपसे जानना ये चाहता हूं हितेश जी, ऐसा सब कुछ आप क्यों करते हैं जिसके चलते राहुल गांधी को इतना नाराज आपके प्रति होना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हिमांशु जी में तो 3-4 बातें जो कही है जी, वो चूंकि क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जी, श्रवण जी जैसे बहुत सीनियर मोस्ट हमारे बीच में, हम कह सकते हैं कि इतिहास के भी जानकार, जो जर्नलिज्म की नजर से देखा जाता है, जी, वो बैठे हैं। जी, और ब्रजमोहन जी तो दोनों दलों का स्वाद ले चुके हैं और हमसे तो बहुत बेहतर वाकिफ हैं। जी, तो मुझे लगता है 2-3 बातें आपने कटु कही जिनके जवाब नहीं आए। जी, नंबर एक, पहली चीज तो सुरेंद्र जी, मैं आपकी बिल्कुल विनम्रता और मर्यादा को रखते हुए तथ्य रखूंगा कि 1885 में जब एओ ह्यूम ने इस पार्टी का गठन किया था, तो जी, माफ करिएगा, ये स्वतंत्रता संग्राम की कोख से पैदा हुई पार्टी नहीं थी, जी, जो राहुल जी ने अपने भाषण में जिक्र किया। हम लोग थोड़ा सा बारीकी से सुनते हैं, जी, और मैंने सुना, के कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम, लेकिन साहब मैंने बहुत अटेंटिवली सारे भाषण सुने हैं। जी, बिल्कुल जैसे आप लोग भाग ले रहे थे, ऐसे मैं भी ले रहा था मीडिया के माध्यम से। जी, तो एक बात 6 बार विखंडित हुई, और हम सब उसके कारणों को जानते हैं, श्रवण जी और आप जैसे मूर्धन पत्रकार जानते हैं, मैं उसमें मड स्लिंगिंग में नहीं जा रहा हूँ पॉलिटिकल। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस सब के बावजूद भी प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और वो कौन चलाएगा, इस सवाल का जवाब मैं नहीं, इवन आपके समर्थक पत्रकार जो हैं, जो चाहते हैं मजबूती से कि कांग्रेस दिखना भी चाहिए, उनको भी नहीं मिल पाया, और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोई अगस्त बोलता, सितंबर बोलता, ओके फाइन, लेट इट बी लाइक दैट, बट इस सेशन में तो नहीं मिला। जी, तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस सबके बावजूद भी हिमांशु जी, श्रवण जी, आप सबने देखा होगा कि 3 मूर्तियां रही, हालांकि राजपूत साहब ने उसको स्वीकार किया, जिनके आसपास सूत की मालाएं घूमती रही जी, और चरण वंदना घूमती रही। जी, माननीय सोनिया जी, माननीय प्रियंका जी और माननीय राहुल जी। जी, अब पदों का आप मान के देखेंगे तो राहुल जी के पास तो कोई भी पद नहीं है। जी, तो आप देखेंगे G23 में से कोई बोला हो नहीं बोला हो, राहुल जी का जो भाषण है वो अटूट चला, जी। और इस कारण चला, मुझे कोई उसका सांगठनिक आधार मैं नहीं दिखा। विनम्रता पूर्वक हितेश जी आपको रोकना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी की भी राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय परिषद को कई बार देखा है, और उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का भी प्रेरक उद्बोधन होता था। वो किसी पद पर नहीं होते थे, पर फिर भी होता था। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के अभिभावक होने के नाते उनका उद्बोधन, और आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हुए आप भी इसे स्वीकारेंगे। राहुल गांधी जी आज किसी पद पर हैं या नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर इस सत्य से आप इंकार करेंगे कि वो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी पार्टी के शिविर को संबोधित करना आपको इतना बेचैन क्यों कर गया? मुझे कुछ नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन है हिमांशु जी, मैंने फिर कहा मेरा केवल ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी बात से ना नाराज हूँ, ना मुझे कोई विचलित कर रहा है,
लेकिन आडवाणी जी और राहुल जी में एक अंतर है। जी आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन दिया है और वो अपने पिता की या माता की वजह से नहीं बोलते हैं पूर्व अध्यक्ष होकर। जी वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में बोलते हैं, जिनको हम वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ कहते हैं। जी आज भी जैसे मध्य प्रदेश की होंगे तो आप देखेंगे प्रभात जी बोलते हैं, राकेश जी बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उनके पास कोई पद नहीं है, या जी। देश में भी ऐसे लोग हैं जो भाषण देते हैं। जी तो ये थोड़ा अंतर है, आप उसको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, मैं इसमें बिल्कुल आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा हूं, पर यू कैन ऑलवेज फील द मेरिट ऑफ द केस। नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हैं हितेश जी, बहुत विनम्रता के साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि भाई हमने भी उन लोगों का बोलना बंद करा दिया तो कांग्रेसियों ने अभी तक जारी क्यों रखा हुआ है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आजकल आडवाणी जी अधिवेशन में बोलते नहीं है तो इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं, आपके पास अधिकार इससे भी ज्यादा बोलने का था। नहीं, मैं इसलिए कि आडवाणी जी शायद शारीरिक रूप से और सभी चीजों से अभी उस अवस्था में हैं कि शायद उनके लिए लंबा भाषण देना अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेडिकली भी मैं बहुत सारी, जैसे अटल जी का जो अंतिम उनके जीवन के 2-3 साल थे वो चुनौतीपूर्ण थे इस विषय को लेकर। एनीवे, हम तीसरी चौथी बात पर आते हैं। जी जो आपने कहा तो जी कि हमको मूलभूत प्रश्नों के क्या जवाब मिले, वो चीज बहुत में, जैसे आपने एक बड़ा जिक्र किया रीजनल पार्टीज को राहुल गांधी जी ने, जिसको आप दोबारा तीसरी बार सुनाओगे। जी राजपूत साहब, मैं फिर कोई आपका कमेंट नहीं चाहूंगा, यू आर अ कांग्रेसमैन, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से रिजेक्ट किया। जी और ये रीजनल पार्टीज मुख्यतः कौन है? सब आपके यहाँ से निकले लोग हैं सर। जी मतलब ममता बनर्जी जी भी कांग्रेस की ही लीडर रही, शरद साहब भी कांग्रेस के लीडर रहे, ब्रजमोहन जी जिनकी ओर से बैठे हैं, ब्रजमोहन जी खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस छोड़कर आज वो एनसीपी के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे खुद खानदान में कांग्रेसमैन रहे मुझे छोड़कर। जी तो इसलिए मुझे कोई कांग्रेस से नफरत है इसलिए, या कोई मेरी वैमनस्यता इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं। जी कांग्रेस भी हमारे यहाँ का एक दल है, बड़ा दल है, और भाई मैंने नहीं चुना, जी पर मेरे यहाँ लीनियज में रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो कांग्रेस में रहकर बाहर आए हैं और सफलतापूर्वक सरकारें चला रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस शून्य हो रही है, कारण हम अभी 2 मिनट के लिए फिर भूल जाएं, आपने खुद स्वीकार किया है कि हमको खड़े होना है, सोनिया जी जी ने 3 बार कहा ना, हमको बाहर निकलना, वी हैव टू ओवरकम, जी दैट मींस यू आर इन द पिट। जी अब नीचे है गहराई में, आप आना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो उस गहराई की वजह से केजरीवाल साहब को मौका मिला, 2 राज्यों में उन्होंने सरकारें बनाई, तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं। एनसीपी एक राज्य में है ही जी जहां आप लगातार एक के बाद एक वाइंड अप हो रहे हैं। और माफ करिएगा साहब, आप राष्ट्रीय विकल्प बनिए, बहुत अच्छी बात है। इस देश को लोकतंत्र में देखिए, हम सब देश के लिए ही काम कर रहे हैं। जी सरकारी से हम लोगों के रवैये अलग अलग हो सकते हैं, पर अंत में सब देश के लिए काम करते हैं। तो आप ये मत कहिए। नहीं देखिए, इतना अच्छा अच्छा मत बोलिए ना, थोड़ा आपके इतने अच्छा बोलने से मेरा ऐतराज है। भाई आप लगातार बात कर रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की, और कांग्रेस ने इस संकल्प शिविर के माध्यम से कहा है कि आपका ये सपना हम क्रियान्वित नहीं होने देंगे, हम वापस आ रहे हैं और वापस आकर रहेंगे। इसको लेकर आपकी कोई चिंता है क्या? इस चिंतन ने, क्या इस संकल्प ने आपके माथे पर कुछ पसीना लाया, या आपको लगता है कि इन्होंने जबरदस्ती के लिए 3 दिन अपने नेताओं का समय खराब किया, 430 नेताओं को देश भर से बुलाया और कुछ ऐसा नहीं किया जिसके चलते आपको कोई परेशानी महसूस हो? सीधा सवाल इतना है। मैं तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, इतने सारे भाषणबाजी का इतनी देर से केवल इस बात को ही बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस से ना अभी तक कुछ हो पाया था, ना ही आने वाले समय के संदर्भ में कोई उम्मीद जगा पाए। अब इसकी निर्मम प्रतिक्रिया तो मैं लूंगा श्रवण जी से, लेकिन उससे पहले जिन रीजनल पार्टी को सिरे से खारिज किया माननीय राहुल गांधी जी ने, जिनके प्रति बेहद सम्मान व्यक्त किया इस कार्यक्रम में सुरेंद्र राजपूत जी ने, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर मेरे साथ में ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी से ही पूछ लेते हैं, राहुल गांधी जी की ये टिप्पणी और कांग्रेस के दोबारा से उठ खड़े होने की संभावना के संदर्भ में ब्रजमोहन जी क्या सोचते हैं, वो सुनते हैं। लेकिन उससे पहले वो टिप्पणी सुन लें जो राहुल जी ने की थी। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। तो ब्रजमोहन जी, विचारधारा रहित तो लोग आप, ऐसी टिप्पणी, एक तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, और दूसरा ये
कि कांग्रेस के संदर्भ में ये उम्मीद जता रहे हैं अब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कि हम वापस आ रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें आप जैसे लोग भी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं? जब कांग्रेस वापस आ रही है तो पुराने कांग्रेसी भी तो वापस आएंगे, तभी तो कांग्रेस वापस आएगी। आपकी प्रतिक्रिया? आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दे दूं बेहतर होगा। जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता शरद पवार जी इसको कई बार स्पष्ट कर चुके हैं जी कि हम लोग यूपीए का तो हिस्सा हैं, जी लेकिन हम अपने पार्टी के अस्तित्व को समाप्त नहीं करेंगे। जी और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है जी कि यूपीए का हिस्सा होने के कारण हम लोग कांग्रेस के साथ, जब से यूपीए का गठन हुआ तब से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। जी हमारे नेता केंद्र सरकार में भी रहे और आज महाराष्ट्र में हम लोग साथ अभी भी सरकार चला रहे हैं और इसके पहले 10 साल हम लोगों ने साथ साथ सरकार चलाई। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जी जहां तक बात राहुल जी ने जो कहा, जी मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा उनके शब्दों की जगह मैं उनकी भावनाओं को ज्यादा देखता हूं, जी क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसका संदर्भ सिर्फ इतना है कि जो राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं। जी। हम लोग कई राज्यों में अपने एमएलए हम लोगों ने चुनाव जिताए हैं और अभी भी कई राज्यों में हमारे एमएलए हैं, केरल में भी हमारे मंत्री हैं अभी। तो मैं ये कहना चाह रहा था हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका संदर्भ अगर मैं सही ढंग से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मतलब था कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर जी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक ताकतवर पार्टी से लड़ने के लिए उतनी ताकतवर विचारधारा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और ये सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज हिंदुस्तान में दो ही राजनीतिक दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस है, जो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हल्की सी कमी भी है कि वो अभी साउथ में उतनी मजबूत नहीं है कि वहां पर वो उनकी हम उपस्थिति को महसूस कर सके। पर कांग्रेस निश्चित रूप से एक पुरानी पार्टी होने के कारण पूरे भारतवर्ष में इसके कार्यकर्ता और हर भारत के जितने भी 10.5 लाख पोलिंग बूथ है, मैं सोचता हूँ हर पोलिंग बूथ पे उनके 1 या 2 कार्यकर्ता निश्चित रूप से हैं, ये बात तय है। जी अब ये लड़ाई क्या है? ये मुद्दा है 60 बनाम 40 का। जी 60% वोटर ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं। जी 40% वोटर वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत के साथ खड़े हैं और उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन जहां जब हम ये कहते हैं कि 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा, कांग्रेस के साथी भी कहते हैं और बाकी के लोग भी कहते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 1,25,00,000 वोट ज्यादा मिले थे। जी और ये वोट किस हालात में मिले थे? जब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक संगठित पार्टी थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बहुत अच्छा वक्ता उनके सामने था और कांग्रेस के पास उस समय ना तो इतने साधन थे, ना ही उनके पास इतना अच्छा नेता था जो इस प्रकार का वक्तव्य देकर लोगों को अपनी नीतियों के बारे में बता सके। जो हकीकत है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इसके बाद भी कांग्रेस ने 1.25 करोड़ वोट ज्यादा अर्जित किए। ये बताता है कि कांग्रेस अगर ठीक ढंग से नीतियों का निर्धारण करे, अपने संगठन को मजबूत करे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस बाहर की सारी चीजों को तो ठीक करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। जो उनके राज्यों के नेतृत्व है वो प्रॉपर उनके साथ संवाद नहीं रख पा रहे। ये शिकायत मैं सोचता हूँ करीब करीब सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो जिले स्तर के नेता है वो शिकायत को कहते हैं कि उन तक कोई संदेश नहीं पहुंच पा रहा। आज वो जनता के बीच में जाकर क्या बात कहे, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं सोचता हूँ कि राहुल जी ने जो कहा है तो उसको इस संदर्भ में लेना शायद ज्यादा ठीक रहेगा और हम लोग सकारात्मक ढंग से इस बात को उसकी भी ले रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से यदि हम सारे लोगों को सत्ता की वापसी लेना है तो अंततोगत्वा सारे राजनीतिक दल जो हमारी जो यूपीए का हिस्सा है या जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा होना होगा और इनको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करना पड़ेगा। आप देखिए कि 1975 में जब आदरणीय इंदिरा जी का नेतृत्व बहुत मजबूत था, उस समय आप देखिए कि जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना स्वरूप था जनसंघ के रूप में, उस समय के नेतृत्व ने क्या किया, उन्होंने अपना नाम तक बदला, उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा बदला और उन लोगों के साथ बैठकर से एक जनता पार्टी का गठन किया जिनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं थे। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंदिरा जी जैसी सशक्त नेता के सामने हमको खड़ा होना है तो हमको अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाना होगा। ब्रजमोहन जी, मेरे दो सवाल है आपसे। इतना अध्ययन आपका है, इतिहास के इतने जानकार आप हैं, विचारधारा के स्तर पर इतने उदार आप हैं
कि राहुल जी ने क्या कहा, उसकी भाषा पर ना जाते हुए भाव पर आप जा रहे हैं, इतनी मन के स्तर पे आपकी उदारता है। तो मेरे आपसे दो सवाल हैं। आप बता रहे हैं कि देखिए इंदिरा जी का जो नेतृत्व था उसका मुकाबला करने के लिए जनसंघ ने अपनी विचारधारा से विपरीत लोगों के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को भी समाप्त करना स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया। और माननीय ब्रजवंश श्रीवास्तव जी से जब मैंने सवाल किया तो वो शुरुआत इस बात से करते हैं कि देखो बाकी सब तो ठीक है पर हम एनसीपी के अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, एक तरफ जनसंघ था जिसने चुनौती को समझते हुए अपने आप को गला देने में संकोच नहीं किया, और यहां आप बताते हैं कि देश कितने बड़े खतरे में, नरेंद्र मोदी कैसी चुनौती है, पर फिर भी आप अड़े हैं एक विचार के होते हुए भी कि हम अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो एक तो ये समझना चाहता हूं, इतिहास से आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं? एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, आपने 2019 की मीमांसा करते हुए बताया कि भाजपा जैसा संगठन, नरेंद्र मोदी जैसा नेता, फिर भी कांग्रेस के 1.25 करोड़ वोट बढ़ गए, तब भी बढ़ गए जब ना तो उसके पास इतने संसाधन थे, ना ही मुकाबले में कोई ढंग का नेता था। मतलब आपने खारिज कर दिया राहुल गांधी को। कांग्रेस की आज भी उम्मीद राहुल गांधी को। तो क्या आप बता रहे हैं 2024 के संदर्भ में कोई उम्मीद बनने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को आपने बता दिया कि मुकाबले के नेता नहीं, संगठन में दम नहीं, और आप अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार नहीं? तो कुल मिलाकर 2024 के लिए उम्मीद शून्य। मैंने बहुत स्पष्ट किया कि संगठन कांग्रेस का मजबूत है। बूथ लेवल तक अगर आज कोई कांग्रेस का व्यक्ति है, 10.5 करोड़ 10.5 लाख बूथ तक अगर कोई है, तो कांग्रेस के आपको कार्यकर्ता निश्चित रूप से मिलेंगे जी। मुद्दा यह है कि जो 2019 का नेतृत्व था उसको स्वयं राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है। राहुल गांधी जी ने स्वयं ने उससे इस्तीफा दिया है। तो इसमें मेरी तरफ से कोई बात कहने का तो कोई औचित्य दिखता नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कहा इतिहास से क्या सबक, हमने पहले ही कहा कि हम यूपीए का हिस्सा पहले दिन से हैं और हम कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और जी। आगे भी हमारे इस गठबंधन में, हमारे इस यूपीए में हमारी जो भूमिका है उसमें कोई कमी अरे नहीं क्या आना कंधे है। से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ब्रजमोहन जी? महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनावों में अपनी कुर्सी के लिए आपने कांग्रेस को खारिज कर दिया, भाजपा के साथ कंधा मिला लिया और अपने आप को जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष में एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आप हमें कार्यक्रम में बता रहे हो कंधे से कंधा मिलाकर हम कांग्रेस के साथ हैं। कौन यकीन करेगा आपके संदर्भ में? ईमानदारी से सवाल है, लेकिन मैं आगे फिर आऊंगा आपके पास में, क्योंकि मैं अपने कार्यक्रम को विस्तार देना चाहता हूं। और मेरे साथ में श्रवण गर्ग जी हैं, जिनको दलीय राजनीति से ऊपर उठकर खरी कहने में कोई संकोच नहीं है। तो उनसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पहले इस कार्यक्रम का नाम रखा था जो आयोजन किया श्रवण जी, नव संकल्प चिंतन शिविर। बाद में पता नहीं क्यों चिंतन शब्द उन्होंने हटा लिया और नव संकल्प शिविर के तौर पर ही पूरे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि कई लोगों ने ये टिप्पणियां करना चालू कर दी थी कि इन्हें चिंतन की नहीं चिंता करने की जरूरत है। पर फिर भी आपसे समझना चाहता हूं, चिंतन शब्द से परहेज रखते हुए भी उन्होंने मंथन किया 3 दिन तक और उसके निष्कर्षों को सार्वजनिक किया। आज उस पर बैठक भी की। आपका जो इतना लंबा तजुर्बा है, उस मंथन से निकले हुए अमृत या विष के संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया, भविष्य के संदर्भ में क्या ये शिविर कोई दिशा दे पाने में कामयाब रहा? जनता के स्तर पर तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं और नेताओं के स्तर पर इसके संदर्भ में आपका आकलन। हिमांशु जी, मेरा एक असेसमेंट ये है, मैं बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस के अधिवेशन चिंतन शिविर की तरफ देख रहा था जी, क्योंकि ये पहला चिंतन शिविर था जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस ने किया है जी। उसके पहले के जो थे वो 3 थे। उस समय कांग्रेस 2013 का या 2000 उसके पहले का 98 का पचमढ़ी का, जिसमें मैं खुद भी गया था पत्रकार की हैसियत से जी। और तो ये मैं एक उम्मीद कर रहा था कि 2014 के बाद का, उस समय 2014 के पहले या 2013 में कांग्रेस की स्थिति अलग थी जी। तो काफी पावरफुल थी। तो मुझे लगा कि ये जो इस समय चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, उसके संदर्भ में ये उदयपुर में कोई बहुत क्रांतिकारी चीज निकल कर आएगी, जी। देश के लिए भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ लगेगा कि अरे ये क्या हो गया अचानक से। जी। तो मुझे मेरा एक पर्सनल लेवल पर फीलिंग ये है कि न तो देश के लिए कोई एक्साइटमेंट उदयपुर से पैदा हुआ, न भारतीय जनता पार्टी को कुछ लगा होगा। हितेश जी बता सकते हैं
कि कोई चुनौती नए सिरे से वहां पैदा हुई है। एक डिसअपॉइंटमेंट है जिसको मैं देखता हूं, एक अपॉर्चुनिटी को मिस करने का मामला है उदयपुर में। जी मतलब वो उदयपुर में तीसरे दिन जो बोले जी राहुल गांधी, उससे अच्छा तो वो उदयपुर से निकल के बांसवाड़ा में गए तो वहां ज्यादा अच्छा बोले पब्लिक मीटिंग में। जी तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो दिक्कत क्या है जो मुझे लग रही है कांग्रेस के साथ, कि राहुल गांधी कांग्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो जीवन में भी शादी नहीं करना चाहते और कांग्रेस से भी शादी नहीं करना चाहते। और वो लिव इन रिलेशनशिप में भी उनको हम उम्र लोग पसंद नहीं है, उनको बुढ़े पसंद है। तो वो जो उनकी उम्र के लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। मतलब 6 राज्यों में उनके आसपास की उम्र के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस से निकल के गए हैं, जी तो उनकी उम्र के लोग, चाहे जितिन प्रसाद हों या ज्योतिरादित्य हों, और अब हेमंत सचिन बिस्वा पायलट है। बैठे हैं जाने के लिए, जी तो उनकी बनती नहीं है उन लोगों से। क्योंकि मुझे एक लगता है कि उनको अपनी उम्र के लोगों में से शायद या तो कंपटीशन लगती है या कुछ एक एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा उनको लगता है कि, आप देखिए उदयपुर में भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, जी तो उसको लेकर सचिन पायलट को वो प्रमोट कर सकते थे, जी पब्लिकली हाईलाइट कर सकते थे, उनको एक नेता के तौर पर पेश कर सकते थे। मनमोहन सिंह जी जब थे वो प्रधानमंत्री, तब उन्होंने बहुत कोशिश की, पब्लिकली भी कहा उन्होंने कि वो, उन्होंने राहुल जी से निवेदन किया कि वो सरकार में शामिल हो जाएं। पर राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह जी की एब्सेंस में उनके कागज फाड़ने में लगे रहते थे जी कि मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसको फाड़ दो पब्लिकली, जी प्रेस के सामने। अब सवाल ये है कि आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करें, कांग्रेस को ले जाएं, उनकी ईमानदारी, उनके हार्ड वर्क, पर वो एक बॉडी बिल्डिंग जिम्नेशियम की तरह अगर कांग्रेस को लेंगे जी कि वो बताएंगे कि मेरे में कितना स्टेमिना है, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टीज के पास विचार नहीं है और कांग्रेस के पास विचार है। आपने भी कहा, सबने कहा, तो रीजनल पार्टीज ही हरा रही हैं बीजेपी को। जी तो एक थ्योरी इस्टेब्लिश होती है कि बीजेपी को हराने के लिए विचार की जरूरत नहीं बची। मतलब राहुल गांधी विचार चाहते हैं, तो रीजनल पार्टीज के बारे में आप कह रहे हैं कि उनके पास विचार नहीं है जी और वो हरा रही है। मतलब ये एक थ्योरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज अगर हरा रही हैं तो बीजेपी को हराने के लिए विचार की जरूरत नहीं बची, स्ट्रेटेजी की जरूरत है। जी और कांग्रेस स्ट्रेटेजी में नहीं पड़ना चाहती। तो वो जब आते हैं प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजी लेके, तो वो उनसे नक्शा तो ले लेते हैं, पर वो मकान बनाने का काम अपने ही ठेकेदारों को दे देते हैं। कि मतलब आर्किटेक्ट को तो हायर करते हैं, जी पर वो मकान फिर वो अपने ही जो कांग्रेस के पुराने ठेकेदार हैं जी उनसे बनवाते हैं कि यार ये प्रशांत किशोर ने ये नक्शा दिया, बताओ इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो उसमें होता ये है कि सुनील जाखड़ को तो निकाल देते हैं, सिद्धू बने रहते हैं। जी ये एक जो क्लैरिटी नहीं है कि वो देश में विपक्ष की सत्ता के लिए मोदी जी को चुनौती देना चाहते हैं कि स्वयं की सत्ता के लिए चुनौती देना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र में एक कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं, झारखंड में एक ठेठ आदिवासी दल के साथ बीजेपी के खिलाफ शामिल होते हैं, और फिर पब्लिकली आप उदयपुर में कहते हैं कि आप रीजनल पार्टीज बीजेपी को हरा नहीं सकती।
मतलब आप पचमढ़ी में 98 में जो आपने बात की थी जी, उससे 2022 तक आते आते कहाँ बढ़े, कितनी दूरी पर आए, कितनी यात्रा की आपने। तो मुझे थोड़ा सा निराशा हुई है। मैं काफी उम्मीद से बैठा था कि ये उदयपुर में कुछ निकल कर आएगा। तो प्रियंका को भी हमने नहीं देख पाए कि प्रियंका क्या है वहां। जी, इन्होंने कहा मालाएं तीन ही लोगों को पहनाते रहे, तो वो प्रियंका माला पहन के ही बैठी रही उसमें, वो माला भी नहीं उतारी। जी, आप अगर देखें कि पहले दिन जो भाषण हुआ जी, सोनिया गांधी का बहुत ही इंस्पायरिंग भाषण था। जी, उन्होंने शुरुआत की कि डर का माहौल है, अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार हो रहे हैं, संगठन में बदलाव की जरूरत है, तमाम चीजें की। एक बड़ा फायरी स्पीच थी, जी, जो जिसको टोन सेटर कह सकते हैं। जी, और जब आखिरी दिन आप आते हैं तो सोनिया गांधी एक संक्षिप्त सा भाषण देती हैं, भारत जोड़ो, जी, और कंक्लूजन राहुल गांधी करते हैं, मैं लड़ता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की लड़ाई है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन शक्तियों से नहीं डरता हूं, मैंने भारत माता से एक भी पैसा नहीं लिया है, ये लड़ाई आसान नहीं है, हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगने वाली। माय पॉइंट इज कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, एक इतना बड़ा ओकेजन है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, और ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि कितने वोट ज्यादा मिले। यही तो झंझट है कि 38-39% वोट लेकर, सीमित राज्यों में वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और फिर बना लेगी। तो ये एक मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जी, क्यों होना चाहिए, वो भी देश का एक दल है और हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। किसी पार्टी के सरकार बनाने से हमको क्या परेशानी होनी चाहिए। जी, पर हम चूंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से नाराज हैं, एक तरफा जो राज चल रहा है, हम मान रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है देश में, उन्होंने पूरे देश की आवाज को बंद कर रखा है, जो सोनिया गांधी कहती हैं डर का माहौल है। जी, आप उसको एड्रेस करने के लिए आपने उदयपुर में क्या किया? आप 50% लोगों को, 50 साल की उम्र के लोगों को टिकट देंगे, एक ही बार टर्म में रखेंगे किसी भी पद पर। कई चीजें आपने, एक परिवार एक टिकट, उसमें भी आपने बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए। 5 साल जिसने काम किया हो तो सारी पूरी कांग्रेस पार्टी आ जाएगी जी, उसमें टिकट लेने वाला। एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट नहीं है। मैं श्रवण जी बीच में आपसे सवाल पड़ जाता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि जो शुरुआत, जिसका उल्लेख भी आपने किया कि सोनिया गांधी ने पहले दिन बड़ा प्रभावी भाषण दिया था, पर उस प्रभावी भाषण के क्रियान्वयन के संदर्भ में जो संदेश नेता या कार्यकर्ता के स्तर पर दिए जाने का अवसर था, वो अवसर नहीं आया। सोनिया गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही थी? सोनिया गांधी ने यह कहा था कि पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया, अब पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है। किस नेता की बात से आपको लगा कि कोई नेता कर्ज चुकाने के लिए तैयार है या मानने के लिए तैयार है कि हां हम कर्जदार हैं? अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, क्या अशोक गहलोत बोलने के लिए तैयार हुए कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सामने है द्वंद्व क्या है? या सचिन पायलट ने क्या अपनी दावेदारी वापस ले ली? सवाल इसका है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सोनिया गांधी के भाषण में जिन्होंने खड़े होकर ताली बजाई, वो उस पर अमल करने के लिए लेकिन तैयार नहीं है, और कांग्रेस की ये दिक्कत जब तक है तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है? देखिए, इसका एक बहुत अच्छा सा कार्टून छपा था कि पार्टी ने आपको फ्रिज दिया और आप पंखा लेके आ गए। जी,
एक कार्टूनिस्ट का है कि पार्टी ने आपको फ्रिज दिया और आप से मांग की तो आपने पंखा पेश कर दिया हाथ से जलने का। जी किसी के पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए, देखिए। जी और राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, जी मैं सत्ता के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तो उनको फिर छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस ही छोड़ देना चाहिए। जी वो जब तक कहेंगे नहीं कि मैं सत्ता के लिए लड़ रहा हूं, तब तक कांग्रेसी उनके साथ काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेसी को सिर्फ सत्ता के लिए काम करने की आदत है। कांग्रेस आरएसएस नहीं है, आप ये मान के चलिए। जी और राहुल गांधी के दिमाग में यह है कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस आरएसएस से है। जी तो दिक्कत यह है कि बड़े ही कटु टिप्पणी कर दी है कांग्रेस के कल्चर के संदर्भ में श्रवण गरी जी ने। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सुरेंद्र राजपूत जी के और रुख करूं और श्रवण जी की टिप्पणी के संदर्भ में उनकी टिप्पणी लूं। कांग्रेस के संदर्भ में सत्ता के बगैर कांग्रेस रह नहीं सकती, ये एक वातावरण में स्थापित है। और राहुल गांधी बोलते हैं मैं सत्ता के पीछे नहीं भागता हूं, मुझे सत्ता का लालच नहीं है। और बार बार जीत हार का आकलन क्या है सुरेंद्र जी? जीत हार का तो आकलन यही है ना कि सत्ता की लड़ाई है, सत्ता में आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। आप स्वयं ही मानते हैं हम 2 बार हारे, किस में हारे? सेवा में थोड़ी हारे, सत्ता की लड़ाई में हारे। फिर भी राहुल जी कहना चाहते हैं मैं सत्ता की लड़ाई में नहीं हूं, तो फिर उम्मीद क्या करें आपके जीतने की? ये सवाल श्रवण जी भी पूछ रहे हैं, आपके पास कोई उत्तर? श्रवण जी हमारे बड़े सम्मानित और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के अग्रज हैं और हम लोग पढ़ करके उनको बड़े हुए हैं। उनकी मीमांसाएं भले ही निर्मम हो जी वो हमें धनात्मक ऊर्जा देती हैं। जी 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, जो उदयपुर का चिंतन शिविर था, नवसंकल्प शिविर था, जी वो राहुल गांधी जी के लिए नहीं था, वो जी कांग्रेस पार्टी के लिए था। जी राहुल गांधी जी उसमें एक हिस्सा थे। एक जी बात तो राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आप सेंटर स्टेज में ला करके उनकी आलोचना करके और आप उनके बारे में या उनकी ही सारी बातों को लेकर के आप अगर बात करेंगे तो शायद बात पूरी नहीं हो पाएगी। उसमें 6 कमेटियां और बनी थी। उन सारी कमेटियों के अगर आप निर्णय देखेंगे तो कांग्रेस के पक्ष की या कांग्रेस के प्रतिपक्ष की जी बात करेंगे तो बेहतर है। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, जी मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। जी और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। शरणो सर ने एक चीज बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि साहब सोनिया जी का ओपनिंग भाषण बहुत इंस्पायरिंग था। जी बिल्कुल सच बात है। तो किसी शख्स का ओपनिंग रिमार्क इंस्पायरिंग है और पूरे क्या नाम संकल्प शिविर की ऊर्जा से लबरेज था। 3 दिन उसी लबरेजते में काम किया और जब हम भाषण की समाप्ति पर आए, शायद श्रवण जी को अगर वो भाषण नहीं अच्छा लगा तो हम उसके भी कारणों की मीमांसा करेंगे और जहां पर कमी होगी या गलती होगी उसको भी ठीक करेंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। जी हम बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, ये संकल्प शिविर के माध्यम से बात आई। हम महंगाई से लड़ेंगे, हम जनता के लिए हर मुद्दे पर लड़ेंगे। चाहे वो आपने बात करी और अभी ब्रिजमोहन जी ने बड़ा बढ़िया अच्छे तरीके से बताया। और राहुल जी की उस बात में भी अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि रीजनल पार्टियां ताकत है एक जगह पर, जी और उन्होंने इस चीज से इनकार नहीं किया। जी तीसरी बात, अभी हमारे हितेश वाजपेयी साहब बड़े अच्छे मूर्धन्य प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। एओ ह्यूम तो याद आ गए इनको कि साहब उसका उदय इस वजह से नहीं हुआ था, उस वजह से हुआ था। साहब हमें ये तो बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफशूट जनसंघ का, हिंदू महासभा का और आरएसएस का उदय किस लिए हुआ? जी क्या मुस्लिम लीग के साथ उप मुख्यमंत्री बनने के लिए श्यामा प्रसाद जी को उदय कराया था? जी या सावरकर साहब ने जो 42 में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं को भर्ती के लिए उदय कराया था उन्होंने? या 60 रुपए की पेंशन लेने के लिए उदय कराया था उन्होंने? सच बात यह है कि बातें वो कही जाए जो पलट करके आपके सर पर ना आए। जी कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास है, क्या नहीं है, आजादी से पहले आजाद कराने में हिंदुस्तान को और आजादी के बाद हिंदुस्तान को बनाने में,
चाहे वो भाखड़ा नंगल डैम हो, चाहे पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हो, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, कॉर्पोरेट बैंकों की स्थापना हो, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना हो, राइट टू इंफॉर्मेशन देना हो, हरित क्रांति देनी हो, दुग्ध क्रांति देनी हो, राइट टू फूड देना हो, और चाहे मनरेगा देनी हो, इस जैसी हजारों राजपूत जी, ये जो आप जितनी चीजें बता रहे हैं ना, ये देश की जनमानस को पता है। इसके बावजूद भी जनमानस आपके साथ एक लंबे अरसे से खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इस शिविर के संदर्भ में उम्मीद इस बात को लेकर है कि क्या इसके बाद जनमानस वापस आपके साथ खड़ा हो जाएगा, उसको लेकर सवाल है, उसी को लेकर बात है। मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, आप क्या संदेश दे पाने में कामयाब रहे? आपने कहा एक परिवार एक टिकट, पर आप उदाहरण बनने से क्यों चूक रहे हैं? क्या गांधी परिवार ने कहा कि हमारे परिवार से केवल एक टिकट ली जाएगी, पूरे देश में एक संदेश होता? क्या आपको नहीं लगता आप चूक गए? आपने 5 साल की सक्रियता का आधार रख दिया, तो श्रवण जी कह ही रहे हैं पूरी कांग्रेस भी शामिल हो जाएगी। हर व्यक्ति 18 साल या 21 साल की उम्र में कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बताएगा। 25 साल की उम्र में पात्रता होती है भाई, अब 25 साल की उम्र में टिकट नहीं मिलेगा बच्चे को, 26 साल में मिल जाएगा। बस इतना ही 1 साल का सेक्रीफाइस उसके हिस्से में आएगा ना। तो आपसे जानने में जो दिलचस्पी है सुरेंद्र जी, बहुत ईमानदारी के साथ, वो ये है कि आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश में नया उत्साह भरने की बात कर रहे हैं, पर आप स्वयं कांग्रेस के संदर्भ में क्या उत्साह भरने में कामयाब हो रहे हैं? क्या आपके नेता त्याग करने के लिए तैयार है, जिसकी उम्मीद सोनिया गांधी ने जताई थी? इस संदर्भ में क्या आपको नहीं लग रहा है कि इतनी बुरी हालत में पहुंचने के बाद भी आपके नेता अपने हाथ से कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? इस पर सवाल है। किस नेता ने कह दिया कि मैं अब कुछ नहीं चाहता, मैं केवल पार्टी को दूंगा? इंतजार कर रहे हैं हम तब से कि कोई तो निकलेगा। कामरा योजना जैसी अनूठी पहल करने वाली कांग्रेस आज वार्ड के स्तर पर भी कुछ छोड़ने के लिए एक नेता प्रस्तुत नहीं कर पा रही। कुछ तो कहिए सुरेंद्र जी। जी, जो कामराज प्लान था उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस पार्टी थी जी। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसमें कहीं तो राय नहीं, कमजोर है। और नेताओं के पास बचा क्या है छोड़ने के लिए? सच बात है, जो छोड़ने के लिए बचा है वो भी छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। रही बात परिवार की, तो हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें हिमांशु भाई, हमें कांग्रेस के एक एक परिवार पर गर्व है। हम परिवार वाले लोग हैं, नागपुर संस्कृति वाले लोग नहीं हैं जी। हम परिवार पर भी गर्व करते हैं और परिवारवाद पर भी गर्व करते हैं। हम बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, बिल्कुल श्रवण सर के सामने कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि हम परिवार पर भी गर्व करते हैं, परिवारवाद पर भी गर्व करते हैं। हमारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की या संघ की विचारधारा की राजनीति के अनुरूप कतई नहीं चलेगी। हम राघव राम जी की राजनीति के कतई पोषक नहीं है। हम यहाँ पर पोषक हैं अपने परिवार समेत देश की राजनीति, और देश ही हमारा परिवार है, उसको लेकर के हम बहुत स्पष्ट हैं। उसको लेकर हम बहुत स्पष्ट है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने बड़ी कमाल की टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बचा किया है। अब ये बात सोनिया गांधी जी को नहीं पता थी, उन्होंने अपेक्षा कर ली। पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, कर्ज चुकाने का समय है। सुरेंद्र राजपूत जी ने हमें यहाँ बता दिया कर्ज चुकाएंगे कैसे, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बहरहाल मेरे पास हितेश जी से पूछने के लिए सवाल है। कांग्रेस ने तमाम फैसले लिए, उनमें से एक फैसला लिया है गांधी जयंती के मौके पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का। यह सीधे तौर पर सवाल है आपकी सरकार को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। कांग्रेस ने इस यात्रा के ऐलान के साथ जाहिर किया है, मंतव्य स्पष्ट किया है कि आपके नेतृत्व में यह देश टूट रहा है, बिखर रहा है, और इसे जोड़े रखने के लिए कांग्रेसियों को और कांग्रेस को नई पहल करने की जरूरत है। इतने गंभीर आक्षेप के संदर्भ में हितेश जी आपकी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल धन्यवाद हिमांशु जी। मैं बस एक तथ्य रखना चाहूंगा जो मिसलीड कर रहा है राजपूत जी को, और वो मैं श्रवण जी को साक्षी मानते हुए रखूंगा, आपको भी साथ में जी। कि देखिए, मैंने साधारण सी बात कही थी। राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस का जन्म स्वतंत्रता संग्राम की कोख से हुआ है, तो मैंने बताया बस कि नहीं, वो एओ ह्यूम का जन्म स्वतंत्रता संग्राम की कोख से नहीं हुआ। फिर अगेन नो आर्गुमेंट राजपूत साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू पीपल। उसके बाद 6 बार विखंडित भी हुई। इंदिरा जी के लिए कब हुई, सबके लिए हमें सब पता है, अपने को उसमें भी नहीं जाना। अब आ जाते हैं मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात उनके साथ डॉक्टर हेडगेवार काम करते थे और कांग्रेस में ही करते थे, मैं मानता हूँ। और जैसे ब्रजमोहन जी बाहर आए, उन्होंने देखा अब ये नेहरू जी की तरफ गाड़ी जा रही है, यहाँ नहीं हो पाएगा,
तो अनुशीलन समिति और उसके सब जितने ग्रुप था वो बाहर आया, पढ़िए सर, मतलब मैं भी उसी को पढ़ा हूँ, और उन्होंने फिर संघ की स्थापना करी और आगे बढ़ता गया। मैं स्वीकार करता हूँ, उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस। अब जो बात हिमांशु जी कह रहे हैं, मैं अभिभूत हूँ श्रवण जी की विवेचना से जो उन्होंने पूरी रखी है। मैं आमतौर पे 100% कभी सहमत उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो कांग्रेस में जीवन देखना चाहते हैं अपने कारण से, एक तटस्थ होने के नाते दोनों दलों को चाहते हैं। लेकिन आज मैं उनकी विवेचना के पश्चात अपने आप को भाजपा से अलग करके, राजपूत जी, आपके छोटे भाई की हैसियत से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं भी वाकई में ईमानदारी से आपके इस पूरे अधिवेशन को देख रहा था, और मुझे भी उम्मीद, जितना मुझे हिमांशु जी जानते हैं मैं विपक्ष के लोगों पे बहुत नजर रखता हूँ, मुझे भी उम्मीद थी सोनिया जी का जब मैंने भाषण सुना, और उससे ज्यादा उम्मीद श्रवण जी शायद ओवरलुक कर गए जो अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रही थी, उनको जाना था लेने, तो वो बीच में पहले बोलकर चले गए थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अजय माकन जी ने काफी चीजें अच्छी रखी, लेकिन उसके बाद सब गोल होता चला गया। और ये बात बिल्कुल सही है, और मैं बहुत ईमानदारी से सीधे इस बात को कहूंगा कि देखिए, अरुण जेटली जी कहा करते थे, हिमांशु जी आपको भी याद होगा, श्रवण जी को तो याद होगा ही, कि शिखर पे घर नहीं बनाए जाते। तो भारतीय जनता पार्टी अनवरत सैकड़ों साल के लिए थोड़ी ना सत्ता में आई है भाई, हमारा भी कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा, तो उस समय क्या आप लोग तैयार हैं? ये विषय नहीं होना चाहिए क्या डेमोक्रेसी में? तो यदि रीजनल पार्टी तैयार है, आप नष्ट हो रहे, तो इसको सोचना तो पड़ेगा। तो क्या प्रियंका गांधी या हमको म्यारा और रेहान के आने तक का इंतजार करना पड़ेगा देश को कि कांग्रेस का सही नेतृत्व तब आ पाएगा? तो हर आदमी देखना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं, तब हमको नफरत थोड़ी ना करते। हमारे घर के आधे लोग आपके साथ बैठे ना, तो वो चाहते प्रियंका गांधी सीधे आकर ले, जो श्रवण ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही राजनीतिक रूप से, कि भाई राहुल जी को हम लोगों ने देख लिया, मजाक बन गया है, तो क्यों ना प्रियंका जी को एक बार फुल फ्लेजेड कमान दी जाए। भाई आपके पास शी इज द ओनली वेटिंग बैचलर। मैं हितेश जी माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी एक चुनाव क्या हार गए, मजाक बन गया। आपकी पार्टी के जितने मूर्धन्य नेता हैं, हारने की लंबी फेहरिस्त है, वो मजाक नहीं बने। ये नई राजनीति आपने ही शुरू की है कि एक चुनाव क्या हार गए, उन्हें मजाक के तौर पर करार कर दिया। तो कुल मिलाकर ये अंतर है, इससे बड़ी बड़ी हारों के आप साक्षी रहे हैं, हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था, आपने इतनी देर की बातचीत में उस पर एक टिप्पणी करना भी जरूरी नहीं समझा। मैं फिर कह रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस की शिकायत है, उस संकल्प शिविर की शिकायत है कि आपका नेतृत्व देश को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, और कांग्रेस जोड़ने की राजनीति की है। कांग्रेस ने इस देश को एकजुट रखने के लिए प्रयास किया है। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है, और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। आपके संदर्भ में लगी हुई इस तोहमत के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे? या चूंकि आज श्रवण जी ने भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की जरा ठीक से तबियत से मीमांसा कर दी है, तो आप इतना अभिभूत है श्रवण जी के संदर्भ में, आपको लग रहा है पहली बार श्रवण जी ने इतनी उदारता भाजपा के संदर्भ में दिखाई है, क्योंकि कांग्रेस को इतना जबरदस्त तरीके से कस के लिया है, तो आप इसी से अभिभूत है। सर, आज नारद जयंती है, और श्रवण जी तो वो कहार हैं जिन्होंने एक पाले में माता को और एक पाले में पिता को, दोनों दलों को रखकर हमेशा सर सही दिशा दी है। तो इसीलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो कहा है मैं मान लेता हूँ। चलिए, आपको ऐसा लगता है कि पिछले 7 वर्षों में ऐसा हुआ, ये चार्ज हो गया, अब ये चार्ज या तो जनता की अदालत में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मेरा अनुरोध है, दोनों में से कहीं तो साबित कर दो भाई। 35 सीए, इतने बड़े काम लाइन से देश में हो रहे हैं जो 70 सालों में नहीं हुए। हमारी भी सरकारें नहीं कर पाई साहब इस काम को। हम बोल रहे हैं ना इस बात को, तो यदि उस दिशा में मजबूत काम हो रहे हैं। तो सुरेश जी, वो सीधी चुनौती हितेश वाजपेयी जी की है। जब आप ये तोहमत लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगे, साबित करके दिखाइएगा कि आपने जो कहा है वो सत्य है। ये उनकी टिप्पणी है। लेकिन मैं अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए अग्रसर हूं, मेरे पास समय सीमित है। ब्रजमोहन जी की मुझे टिप्पणी चाहिए। ब्रजमोहन जी, भाजपा को बहुत उम्मीद नहीं दिखी इस शिविर के निष्कर्षों से। श्रवण जी जैसा उम्मीद के साथ देख रहा है इस शिविर को, वो भी निराश है। तो दो निराशा में डूबे हुए लोग इस पैनल में मेरे साथ हैं, आप तीसरे हैं। आपके मन में कोई उम्मीद जाग पाई, या निराशा की नाव में आप भी सवार हैं? उम्मीद तो आपको भी थी, यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है, उस यूपीए का आप हिस्सा हैं, कोई उम्मीद आपको जागती, कोई उम्मीद आपको मिलती, तो आप उम्मीद के साथ में कायम हैं या श्रवण जी के साथ हैं? हितेश जी के साथ का तो मैं नहीं पूछता, आपसे कहना जरा मुश्किल जाएगा,
पर श्रवण जी के साथ हैं। देखिए, मैं पूरी तौर से इस पूरी जो कवायद हुई है 3 दिन की वो, और जो कांग्रेस के पूरे मैं चरित्र को जब देखता हूँ जी तो मुझे किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं है जी कि कांग्रेस का शरीर इतना बड़ा है कि इसको थोड़ा खड़ा करने में टाइम लगता है, लेकिन आप ये विश्वास करिए, जिस समय ये खड़ी हो जाती है, उस इससे ज्यादा ताकतवर पार्टी और इससे ज्यादा अच्छे कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक लंबे समय तक इस पार्टी में काम किया है। मुद्दा इसको खड़ा करने का है। मुझे ऐसा लगता है कि जो देश में हालात बने पिछले 8 साल में और आने वाले 2 साल में और बनेंगे, आप देखिए कि मैं महंगाई की बात नहीं करता, मैं बचत की बात करता हूँ। आज हालत ये है कि कमाने वाला आदमी चाहे कितने भी रुपए कमा ले, बचत के नाम पे आज उसके पास 1 रुपया नहीं बच पा रहा। यह है असली मुद्दा, क्योंकि लोग, इस देश के लोगों का भविष्य चिंतामय हो गया है। इस देश के लोगों का भविष्य के बारे में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि उनके पास क्या अपने किसी काम के लिए 5 रुपए भी बचेंगे क्या? यह है सबसे बड़ा मुद्दा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरी तौर से फ्लॉप हो रही हैं। इसी प्रकार से हिंदू मुसलमान की यदि मैं बात करूं, तो निश्चित रूप से हमारे देश के एक बड़े संख्या को ये एहसास कराया जा रहा है कि उनकी इस देश में जो स्थिति है वो एक सेकंड सिटीजन के रूप में है। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार, क्या ये एहसास कराकर सरकार को या देश को ठीक ढंग से चला पाएगी? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न पे आज हर आदमी उद्वेलित है, हर आदमी चर्चा कर रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ एक पार्टी को समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी को। निश्चित रूप से ये बात कांग्रेस को बताना पड़ेगी, यूपीए के साथियों को बताना पड़ेगी, और इस पे खुल के बात करना पड़ेगी, बगैर और ये इसमें खुल सोचे के बात कि करनी इससे पड़ेगी। लेकिन जो बात कही ब्रजमोहन जी ने, वो बात ये कही कि कांग्रेस बहुत बड़ा शरीर है, पर वो लेटा हुआ है, खड़ा हो जाएगा तो बात बन जाएगी। पर सवाल तो ये है कि खड़ा हो पाएगा। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि शिविर में कुछ अच्छा नहीं हुआ। कांग्रेस के संदर्भ में ये आरोप लगाती रही भाजपा, एक परिवार के अलावा किसी का महत्व नहीं है। आयोजन स्थल पर जो लोग भी पहुंचे उन्होंने बदली हुई कांग्रेस को देखा। उस कांग्रेस में गांधी परिवार के इतर भी बहुत लोग थे। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उसमें पीवी नरसिम्हा राव भी थे, उसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। उनके कहे गए कथन, उनके पोस्टर, उनके चित्र आयोजन स्थल पर ही नहीं पूरे शहर में अटे पड़े थे। जताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस अपनी विरासत के संदर्भ में सचेत हो गई है। जो बातें कही गई वो भी आपके साथ में हैं, आप उनसे बहुत आकर्षित नहीं हो पाए। पर फिर भी सोनिया गांधी जी ने जो आखिरी में कहा कि हम वापस लौटेंगे, क्या आप उस उम्मीद के साथ हैं या आप मान रहे हैं कि ये केवल एक भाषण रह गया, एक कोट रह गया, एक उद्बोधन के अंतर्गत एक वाक्य भर रह गया जिस पर तालियां वहां बज गई, लेकिन इससे अधिक महत्व देना संभव नहीं? आपकी टिप्पणी इस कार्यक्रम के अंत की। खैर, बहुत आशावादी हूं, और पिछले 40 सालों से, या जब से मार्टिन लूथर किंग का उदय हुआ अमेरिका में, जी वी शैल ओवरकम जी वन डे, जी जिस पर अमेरिकी पूरी राजनीति बदली, जी मैं उसका बहुत प्रशंसक हूं और मेरी आशा है। जी और सोनिया गांधी ने जिस अंदाज में कहा, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं जी कि बहुत भावना से कहा उन्होंने, और एक ईमानदारी, एरोगेंस नहीं था, एक ईमानदारी थी और एक प्लीडिंग थी। जी जो कांग्रेस में एक ईमानदारी डाउन टू अर्थ वाली थी, वो उदयपुर में नजर आई। जी पहली बार ऐसा लगा कि कोई घर की कांग्रेस है जो एक साथ एक जमीन पर बैठ के बात कर रही है जी और एक धरातल पर बात कर रही है, और उसको पता चला है कि जनता से कनेक्ट उसका टूट चुका है और उसको इस्टेब्लिश करना है। ये जो एडमिशन है कि हमारा जनता से कनेक्ट टूट गया है, ये बड़ा एडमिशन है, और हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सफल नहीं हो पाई, ये भी बड़ा एडमिशन है। अगर वो एड्रेस कर देते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि दिल्ली में तुरंत उन्होंने बैठकर बात की, जी सवाल ये है कि प्रायोरिटाइज क्या करना है अपनी चीजों को लेकर।
बेरोजगारी पर पहले दिन अटैक करना है कि महंगाई पर करना है। हितेश जी ने एक बात कही कि शिखरों पर मकान नहीं बनाए जा सकते, तो इसीलिए बीजेपी शिखरों पर मंदिर बना रही है। पर दिक्कत यह है कि कांग्रेस उनके पीछे ऊपर नहीं चढ़ने लगे मंदिर बनाने के लिए, ये डर है। और जो राजपूत साहब ने कहा, मैं मानता हूं उसको, मैं पूरा देश मानता है कि अंग्रेजों से आजादी दिलाने में कांग्रेस की जो भूमिका रही वो अद्भुत है। पर एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं, धार्मिक गुलामी में जाना पड़ा तो उसकी भी गुनाहगार कांग्रेस होगी। तो जिस आजादी से, अंग्रेजों की आजादी से कांग्रेस ने निकाला, अगर वो कांग्रेस देश को धार्मिक गुलामी में जाने देती है तो फिर उसको उस गुनाह के साथ भी अपने साथ चलना पड़ेगा। और वो लड़ाई का किस मोर्चे पर कांग्रेस को पहले लड़ना है और कैसे लड़ना है, ये तय करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो श्रवण जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही उस पर दोबारा से ध्यान देना चाहूंगा। किसी भी मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी नाकामी को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। यही आपके सुधार की अब पहला बिंदु होता है। कांग्रेस के इस नव संकल्प शिविर के संदर्भ में जो सबसे सराहना योग्य बात है वो ये है कि कांग्रेस ने खुले मन से, खुले तौर पर यह माना कि हमसे ये गलती हुई या हम यहां चूक गए। जब उन्होंने गलती को पहचान लिया है तो फिर ये उम्मीद देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ रखने में कोई बुराई नहीं कि जब उसने अपनी गलती को जान लिया है और मान भी लिया है तो वह सुधार भी लेगी। अगर वह सुधार भी लेगी तो सोनिया गांधी ने जो उम्मीद सार्वजनिक तौर पर की है कि हम वापस लौटेंगे, तो मानना चाहिए वह वापस लौटेंगे। चाहे हितेश जी आज मानने के लिए तैयार नहीं, पर आने वाले समय में हो सकता है वो भी एक दिन इस कार्यक्रम में बैठकर बोलें कि हाँ वापस तो ये लोग आ गए। देखें सुरेंद्र राजपूत जी और उनकी पार्टी इस दिशा में वाकई कोई कदम उठाएगी या केवल स्वीकारोक्ति से ही अपना काम चलाने की कोशिश करेगी। दिलचस्पी रहेगी हमारी। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर सोनिया गांधी को समर्पित नहीं है, हमारा शेर राहुल गांधी को भी समर्पित नहीं है। हमारा यह शेर है उन लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संदर्भ में जिसके संदर्भ में कांग्रेस नेतृत्व ने उम्मीद जाहिर की है इस नवसंकल्प शिविर में। हमारा यह शेर कहता है कि अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। शहरयार ने जो ये कहा था, ये शेर इस समय कांग्रेस नेतृत्व कह रहा है। पर क्या ये शेर इस देश में मौजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के मन में कोई हलचल पैदा कर रहा है? जानने में दिलचस्पी है। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।